Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about project management and information technology context. Here is the outline for today's lecture. First of all, we would recap the last lecture, and then we would discuss in more detail the basic different concepts like systems philosophy, organization frames, project life cycle, IT projects and recent trends, and finally project management process groups. In our last lecture, we discussed the basic terms. We started with the software and software engineering, and we tried to cover the basic concepts of software along with its characteristics, then why we need software engineering practices, and what is the motivation to learn better software engineering practices. और हमने उसमें देखा कि कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है IT प्रोजेक्ट्स के अंदर, and we also discussed the chaos study in which it was clearly mentioned that only 16% of projects were successful in 1995-96, and this figure improved by 100%, like in 2001 or 2005 studies it was 31%. लेकिन अभी भी ये जो सक्सेस रेट है वो इतना अच्छा नहीं है, और हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है प्रोसेसेस के ऊपर और टेक्निक्स के ऊपर, ताकि हम ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकें. और हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था. प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, एंड देन वी डिस्कस्ड project management and portfolio management. A project is specific to single project, whereas the portfolio management is about multiple projects or programs. और programs क्या था कि multiple projects to achieve some specific objective that cannot be achieved by individual projects. तो हम उनको इस तरह से करते हैं कि जिसके अंदर हमें वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो कि उनको एक साथ करने से अचीव हो सकता है. और फिर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को, और जो डिफरेंट नॉलेज एरियाज जिनको हमने डिवाइड किया था कोर फंक्शंस में और फैसिलिटेटिंग या सपोर्टिंग फंक्शंस में, उसको हम मज़ीद आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट सक्सेस फैक्टर्स that contribute towards the successful completion of the project. और उसके अंदर हमने देखा कि इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है, लीडरशिप है, एंड टुडे वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या प्रीरेक हैं किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए. और आखिर में हमने देखा कि जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, और उन स्किल्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स. और सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ टू डील विद टीम मेंबर्स, और कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, कैसे अपने अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं. आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज सिस्टम्स फिलॉसफी. व्हाट डज इट मीन? हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट, चाहे वो IT सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है या किसी भी तरह का कोई और प्रोजेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको किया जाता है, तो आइसोलेशन में नहीं होता. नो प्रोजेक्ट इज इन आइसोलेशन. आप डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और वो प्रोजेक्ट डिफरेंट तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर अफेक्ट कर रहा होता है इन्वायरमेंट को. तो इसके लिए हमें ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड
द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्लाइड पे देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैं या आपके टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं। एनीवेज, बात ये कर रहे थे कि आइसोलेशन में प्रोजेक्ट्स नहीं होते and we need to understand the systems philosophy. There are different systems that affect the organization through the projects. तो अब हमें उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन डिफरेंट सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है और इसको कहते हैं कि सिस्टम्स थिंकिंग कि हम मल्टीपल जो पॉसिबल सिस्टम्स हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि होलिस्टिक व्यू हमें चाहिए होता है प्रोजेक्ट का। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक व्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। और जब सिस्टम थिंकिंग की बात करते हैं तो हम सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम मैनेजमेंट, और बड़ी एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें इन रियल लाइफ कि आपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, तो आपका क्या ख्याल है इस तरह के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक प्रोजेक्ट जो है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा वो काफ़ी होगा, या अवेयरनेस का जो एक एजुकेशन के हवाले से जो अवेयरनेस का एक प्रोजेक्ट होगा क्या वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को जो है इन्फ्लुएंस करेगा या एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, उसको और भी दूसरे सिस्टम्स को देखना होगा और दूसरे सिस्टम से वो या तो इन्फ्लुएंस होगा या इन्फ्लुएंस जाएगा उसका दूसरे सिस्टम्स पे। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम। इसी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम। तो सारे सिस्टम समहाउ आपस में इंटरलिंक्ड है। तो हमें इसको उस तरह से देखना होता है, एनालिसिस करना होता है कि कौन से डिफरेंट तरह के सिस्टम्स जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं और कैसे हमने उनको उससे रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज को मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं डिटेल के अंदर, जो मैंने 3 स्फीयर्स मॉडल की बात की कि जब हम सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस स्लाइड के ऊपर देखें, देयर आर 3 डिफरेंट एंटिटीज, दैट इज बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। और ये 3 डिफरेंट मेजर सिस्टम्स भी कह सकते हैं, ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। Whenever you start any project, you have to understand these 3 different spheres. This figure is taken from Shalvabi's book, IT Project Management, and today's lecture is also mainly based on chapter 2 of this book. तो अब इस फिगर के अंदर आप देखें, एग्जाम्पल ये है कि if any college wants to acquire laptop for every student of that specific college, तो क्या ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी का यूसेज जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और यू वांट टू गेट लैपटॉप्स फॉर एवरी स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या कुछ पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं, कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होंगे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द क्वेश्चन इज व्हाट विल द लैपटॉप प्रोजेक्ट कॉस्ट द कॉलेज। सबसे पहले कॉस्ट की बात हो रही है कि कॉस्ट क्या आएगी। द सेकेंड वन इज व्हाट विल इट कॉस्ट स्टूडेंट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलेज को क्या कॉस्ट पे करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट विल सपोर्ट कॉस्ट बी। ठीक है, आपने लैपटॉप्स ले लिए, लेकिन उसके बाद सपोर्ट कॉस्ट क्या होगी, कैसे उसको जो उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी, क्या उसका मैकेनिज्म होगा। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट से मुराद जो है वो डिफरेंट तरह की एनवायरमेंट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल एनवायरमेंट इन स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से आपकी जो इन जनरल जो एनवायरमेंट है
आपकी जो एक्सटर्नल ग्लोबल इन्वायरमेंट है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से देखें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबल जो है इश्यूज हो सकते हैं। विल द लैपटॉप प्रोजेक्ट अफेक्ट ऑल स्टूडेंट्स, जस्ट ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स और ओनली सर्टेन मेजर्स। अगर आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आप हर स्टूडेंट को लैपटॉप देना चाह रहे हैं, तो क्या ये जो स्कीम है आपकी कि आप लैपटॉप देंगे हर स्टूडेंट को, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या ये सब स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, फुल टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, सपोज के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या सिर्फ उनको जो है ये कंप्यूटर दिया जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू आंसर इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ विल द प्रोजेक्ट अफेक्ट स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव पीसीज और लैपटॉप्स। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे कि कोई स्टूडेंट्स अगर पहले से ही लैपटॉप्स रखते हैं, अगर पहले से ही उनके पास कंप्यूटर है, तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। और फिर हु विल ट्रेन स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, सपोज दे नीड ट्रेनिंग, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज इट। उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन पे करेगा और कैसे ये सारी एक्टिविटीज होंगी। सिमिलरली हु विल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सपोर्ट ट्रेनिंग, ये भी ट्रेनिंग से रिलेटेड इशू है। क्या ऐसा होगा कि किसी फैकल्टी मेंबर को एक्स्ट्रा वर्कलोड असाइन कर दिया जाएगा, या आप उसको किसी थर्ड पार्टी को असाइन करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट इश्यूज है। अब तीसरा स्फीयर देखें, टेक्नोलॉजी। शुड द लैपटॉप यूज मैकिन्टॉश, विंडोज और बोथ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि आप किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाएंगे। अगर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाएंगे, तो वो आपको उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। एंड इफ यू गो फॉर द ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर, तो फिर उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। तो यू हैव टू डिसाइड, ये टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में आपने देखना है। इसी तरह से व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी लोडेड, आपको किस तरह के और साथ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एप्लीकेशंस जो है उसके साथ लेनी है, और उससे डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्ट होगी। सिमिलरली व्हाट विल द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बी, और आए रोज जो है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस चेंज हो रही हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरह की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के सिस्टम्स आपको लेने हैं। और इसी तरह से ये भी देखना होगा कि सॉफ्टवेयर जो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके कोर्सेज के साथ किस तरह रिलेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल द हार्डवेयर इम्पैक्ट लैन एंड इंटरनेट एक्सेस। और again it is quite important issue, if you are providing everyone with the laptop, how you are going to manage the bandwidth of the internet or the local network, आप इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। it is also quite important concern। तो अब इस फिगर के अंदर देखें कि तीनों सफेयर्स जो हैं ओवरलैपिंग है, और आइसोलेशन में इवन ये भी नहीं है। हम जब किसी एक डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे एस्पेक्ट्स या तो उससे अफेक्ट हो रहे होंगे, या वो दूसरी जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमें किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। सो डजंट मैटर कि प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन स्टिल ये तीनों डिफरेंट तरह के जो मेजर कंसर्न्स या एस्पेक्ट्स हैं ये हमें अपने सामने रखने होंगे। अब हम बात करते हैं, अगेन मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और स्पेसिफिकली आखिर में बात करेंगे कि आईटी प्रोजेक्ट्स कैसे डिफर करते हैं और क्या रिसेंट जो चैलेंजेस या इश्यूज हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स की। जब हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिफरेंट तरह के फ्रेम्स में जो है डिवाइड किया जा सकता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली उनके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को और ओवरऑल इन्वायरमेंट को। और उसके अंदर इसको 4 डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड किया गया इन जनरल। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल फ्रेम। स्ट्रक्चरल फ्रेम में स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन किया गया है, कौन लोग किसको जो है
आंसरेबल हैं, किसको रिपोर्ट करेंगे, किस तरह से जो है हायरार्की को डेवलप किया गया है. इफ यू विजिट सम websites of public sector organizations, most of the time you find the organization chart on their sites. या अगर आप फिजिकली विजिट्स करें ऑर्गेनाइजेशंस को तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे उनके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स डिस्प्ले मिलेंगे. तो उससे पता चलता है कि हायरार्की क्या है ऑफिस के अंदर और किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, और कैसे कंट्रोल जो है एक डिपार्टमेंट या एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है और कैसे उनके दरमियान मैकेनिज्म है कम्युनिकेशन का और कंट्रोलिंग का. सेकंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम इज ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम. और ह्यूमन रिसोर्स जो है जैसे जिसको इन जनरल HR हम कहते हैं, HR ऑलवेज डील विद द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. और इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि वो जो स्पेसिफिक स्टाफ है आपका या जो एम्प्लॉइज हैं उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके बेनिफिट्स को कैसे जो है प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए या मैनेज किया जाए. तो ये HR का बेसिक फंक्शन है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक HR एग्जिस्ट करता है, डिपार्टमेंट या सेक्शन, और उसका बेसिक जो टास्क है या बेसिक उसका जो फंक्शन है दैट इज टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस नीड एंड पीपल्स नीड्स. इसको बैलेंस करना जो है HR का काम होता है. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रेम की. सो पॉलिटिकल फ्रेम इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडिविजुअल पॉलिटिक्स. और डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह की पॉलिटिक्स होती है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम होगी, किसी में ज़्यादा, बट एनी हाउ पॉलिटिक्स हर जगह होती है. और इसको देखना होता है कि ऐसा क्यों होता है. डेफिनेटली डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिमिटेड होते हैं. तो उसको कैसे एक्वायर किया जाए, हर ग्रुप की या हर इंडिविजुअल की या हर टीम की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कैसे मीट किया जाए, और इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स और ग्रुप पॉलिटिक्स जो है वो अफेक्टिव होती है, डेफिनेटली इसमें रोल प्ले करती है. लेकिन एक और चीज़, सिर्फ रिसोर्सेज की बात नहीं है, बात अथॉरिटी की भी है, पावर की भी है. कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू गेट द पावर. आप जब अथॉरिटी में आ जाएं, व्हेन यू गेट द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, एंड डेफिनेटली अगर आपके पास ये अथॉरिटी है तो आप अपनी मर्जी से जो आप बेहतर समझते हैं फॉर यूर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन वो आप डिसीजन लेते हैं. और डेफिनेटली आप जब कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स भी होते हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट के ओपोनेंट्स भी होते हैं. तो वहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल जो एक फ्रेम होता है दैट आल्सो प्लेज रोल. क्या कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट को जो है सपोर्ट करेंगे, या किस तरह से आप अगर फॉर एनी रीजन यू डोंट लाइक दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, how you are going to stop, terminate or at least creating the hurdle for that project. तो ये पॉलिटिकल फ्रेम है जो कि किसी न किसी लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है. एंड द फोर्थ फ्रेम दैट इज आल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड इट इज अबाउट कल्चर. और इसको कहते हैं सिंबॉलिक फ्रेम, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है. और सिंबॉलिक इसे इसलिए कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इवेंट के कोई अपने स्पेसिफिक उसके मीनिंग होते हैं. सिंबल्स या डिफरेंट वो जो एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उससे उसके अपनी तरह के मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ड्यू टू दैट इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझते हैं. आपको पता होता है कि अगर सपोज आपके बॉस ने एक मीटिंग कॉल की है
सारे स्टाफ की, तो इसका क्या मतलब है? क्या बॉस जो है वो हमें कोई गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं या हमें और जो है प्रेस करने जा रहे हैं, और ज़्यादा हमें जो है थ्रेट देने जा रहे हैं? तो ये आप उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से ज़रूरी नहीं है कि मैच करता हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एक ही इवन कंट्री के अंदर डिफरेंट तरह के होते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इवन उनके भी कल्चर जो है वो डिफर करते हैं। हर डिपार्टमेंट की एक अपने जो है नॉर्म्स होते हैं और वो उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही तरह का कल्चर हो। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट तरह का कल्चर जो है वो उनका हो सकता है। और इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि सपोज एक डिपार्टमेंट जो है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पब्लिक रिलेशन है उसको डील कर रहा है, तो उनका कल्चर ये हो सकता है कि वो बहुत फॉर्मल ड्रेसिंग में आते हैं। लेकिन इसी तरह से कोई टेक्निकल सेक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सपोज वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और वो क्वाइट पॉसिबल कि जो वो ग्रुप है और जो वो लोग हैं वो इंतहाई कैजुअल ड्रेस में आते हों। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के कल्चर्स हो सकते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। हम जो है फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि कन्वेंशनल टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, और इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और बाकी लोग जो होते हैं हेड्स या मैनेजर्स, और नॉर्मली हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, वो सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। और स्पेशलाइज स्टाफ होता है जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी टाइप का स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दैट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और उन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स टीम होती हैं, और वो उन हर एक का अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और वो रिपोर्ट करता है सीईओ को। और इस तरह से जो है इसके अंदर जो हमें स्टाफ चाहिए होता है वो डिफरेंट स्किल्स के साथ होता है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट स्किल सेट के साथ होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा किसी एक ही स्पेशलाइज्ड स्किल के अंदर काम करता हो और इसके अलावा और उसको कोई उसके पास कोई स्किल ना हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो ज़रूरत पड़ने पे सपोज एक आईटी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक डेवलपर काम कर रहा है एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब इज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, बट इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स और प्रोजेक्ट टीम नीड्स, ही or she may perform as a टेस्टर, वो टेस्टिंग का भी काम कर सके। और क्वाइट पॉसिबल कि एक टेस्टर जो है उसकी मेन जॉब जो है वो टेस्टिंग की हो, लेकिन वो प्रोग्रामर के तौर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके। और इसी तरह से तीसरी जो टाइप है वो इन दोनों का मिक्सचर है, प्रोजेक्ट का और जो हमारी नॉर्मल एक कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। और इनका मैट्रिक्स है और ये डिपेंड करता है कि अब आपका जो इंक्लाइनेशन है वो फंक्शनल की तरफ है ज़्यादा या प्रोजेक्ट की तरफ है। और इसके अंदर हम इसको फर्दर इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्वाइट पॉसिबल कि ये वीक मैट्रिक्स हो, बैलेंस्ड हो और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स हो। ठीक है, इस स्लाइड पे देखें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स अभी हमने डिस्कस किए उनको हमने एक फिगर के थ्रू जो कि इस आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक से ली गई है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पे द फर्स्ट वन इज फंक्शनल, और फंक्शनल में देखें कि वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, एचआर, एंड दे ऑल हैव देयर ओन स्टाफ एंड दीज वीपीज आर रिपोर्टिंग टू सीईओ। लेकिन प्रोजेक्ट के केस में जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे देखें डिफरेंट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं एंड दे आल्सो हैव देयर स्टाफ
and the program managers are reporting to CEO. लेकिन मैट्रिक्स जो हमने कहा कि मिक्सचर है फंक्शनल का और प्रोजेक्ट का, उसके अंदर देखें कि दोनों तरह की हायरार्की एग्जिस्ट करती है। CEO टॉप पे हैं जैसे कि पहले दो में है, और इसके अंदर देखें प्रोग्राम मैनेजर्स भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस, और वो आपस में उसको नीचे वाले अगर इस पोर्शन को देखें फिगर के तो उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के लोग हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सा स्टाफ कितना जो अपना टाइम है या वो रिसोर्सेज जो हैं वो कितने किस प्रोजेक्ट के अंदर या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर उसके यूटिलाइज होंगे। इस स्लाइड पे देखें, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैप किया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, और ये जो फिगर है, ये जो टेबल है, ये भी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पेज नंबर 50 से लिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट वन देखें जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कितनी अथॉरिटी है, कितने उसके पास कंट्रोल है स्टाफ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग अवेलेबल हैं उनके लिए। तो फंक्शनल के अंदर देखें लिटिल और नन, ऑलमोस्ट नन। लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट टोटल जो कंट्रोल होता है, जो अथॉरिटी होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है। लेकिन अगर इसको हम मैट्रिक्स में देखें तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में कंट्रोल मॉडरेट टू हाई है, और इसी तरह से वीक मैट्रिक्स के अंदर वेरी लिमिटेड कंट्रोल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज परसेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल असाइन फुल टाइम टू प्रोजेक्ट वर्क। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टाफ इज असाइन टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें देखें अबाउट 100%, 85 to 100% जो स्टाफ का टाइम है दैट इज फॉर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर फंक्शनल में देखें तो ऑलमोस्ट नन, विर्चुअली नन। और इसी तरह से अगर मैट्रिक्स के अंदर देखें तो 25% डेडिकेटेड इन वीक मैट्रिक्स, and if we talk about the balanced it is about 60%, and in strong matrix it is about 50 to 95% of staff time dedicated to the specific project. The third characteristic is कि बजट को कौन कंट्रोल करता है। प्रोजेक्ट के हवाले से जो बजट है उसके अंदर अगर आप फंक्शनल में देखें तो फंक्शनल मैनेजर्स आर द रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द बजट, वेयर इज इन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर इज द सो रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जो आपके पास मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं उसके अंदर ये वेरी करता है। जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होगा उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो वीक मैट्रिक्स होगा उसके अंदर फंक्शनल मैनेजर, वेयर इज इन द बैलेंस्ड मैट्रिक्स इट डिपेंड्स। देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल, एंड ऑब्वियसली इन प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो है वो फुल टाइम है, फंक्शनल में पार्ट टाइम होगा, और इसी तरह से वेरी करता है इन डिफरेंट मैट्रिक्स। इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन टाइटल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल कि क्या उसको किस डेजिग्नेशन या टाइटल के साथ जो है वो एड्रेस किया जाता है, तो फंक्शनल के अंदर देखें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट लीडर, वेयर इज इन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर। और इसी तरह से डिफरेंट टाइटल हो सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर फुल टाइम होंगे, वेयर इज इन फंक्शनल स्ट्रक्चर पार्ट टाइम, और जो बैलेंस जो स्ट्रक्चर है जो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमने बैलेंस्ड की और वीक की और स्ट्रॉन्ग की बात की उसमें भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है तो फुल टाइम होंगे, और अगर बैलेंस्ड है और वीक है तो फिर पार्ट टाइम। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट हाउ पीपल बिहेव with each other in specific organization, or
what are the norms or values of specific organization, or if we want to define what is the organizational culture, तो हम कह सकते हैं कि it is a set of shared assumptions, values and behavior. और इसी तरह से अगर आप ये देखें इसको कि जब shared assumptions होंगी, values होंगी, somehow कहीं ना कहीं conflict भी हो सकता है. If we do not properly understand those shared values, those norms, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर या हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिलेटेड टू द कल्चर. अब ये बात पहले भी मैंने आपको बताई कि सब कल्चर्स भी हो सकते हैं. एक ही ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑफिसेज हो सकते हैं. जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं, तो डिफरेंट जो उसके ऑफिसेज जो कि रिमोटली लोकेटेड हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, उनका डिफरेंट कल्चर हो सकता है. और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स प्रोजेक्ट सक्सेस. क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी, कल्चर जो है वो काफ़ी डोमिनेंट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर या सक्सेस में. और अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि वो कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की तरफ लीड कर सकती हैं. इफ़ वी हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनका जो प्रोजेक्ट सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो, या जो उनके जो लोग प्रोजेक्ट स्टाफ जो है वो ज़्यादा डेडिकेटेड होके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें. The first one is member identity. Member identity means either individuals, team members are recognized as individuals, are associated with some specific team, or they identify themselves with the organization. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनका जो लॉयल्टी का लेवल है वो भी ज़्यादा होगा. और एज़ कंपेयर टू के इंडिविजुअल्स की बात की जाए और इंडिविजुअल्स को पहचाना जाए उसके काम के साथ और ग्रुप या टीम के साथ, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है या इतना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स. तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी वो अपने स्टाफ को या अपने लोगों को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइटल के साथ जो है वो रिकग्नाइज कराएंगी, जिसके अंदर वो प्राउड फील करें with their affiliation. Group emphasis is the second major characteristic that contributes towards successful projects. और इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि when we focus on the teamwork, अगर आप टीम वर्क पे बिलीव करते हैं और रादर दैन के इंडिविजुअल्स की बात हो अगेन, और इंडिविजुअल्स के काम जो है वो हाईलाइट किए जाएं, और इंडिविजुअल्स टीम के अंदर जब काम करके और टीम वर्क के अंदर बिलीव करेंगे, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ अपने एम्प्लॉइज़ की सेटिस्फैक्शन में और प्रोजेक्ट की सक्सेस में. इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए टीम वर्क के ऊपर अपनी रियल लाइफ के अंदर भी. अब हम बात करते हैं रिस्क टॉलरेंस की. इफ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स innovative ideas of their employees, their team members, it means they are risk tolerant, और जितने वो रिस्क टॉलरेंट होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. रिस्क टॉलरेंस का मतलब ये है कि डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट तरह की जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनको डिफरेंट तरह से डील किया जा सकता है. तो अगर प्रोजेक्ट टीम इज़ एग्रेसिव या इनोवेटिव
और टॉप मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करती है फॉर डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़, तो डेफिनेटली चांसेस जो हैं प्रोजेक्ट सक्सेस के वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस। कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस जो है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तो टीम मेंबर्स जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और ओपनली बात करेंगे, ओपनली अपोज करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, और डेफिनेटली इट वुड हेल्प इन प्रोजेक्ट सक्सेस। एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हवाले से, दैट इज रिवार्ड क्राइटेरिया, हाउ यू आर रिवार्डिंग योर एम्प्लॉइज। अगर तो ये सीनियरिटी बेस के ऊपर है, अगर ये फेवरेटिज्म के ऊपर है, तो डेफिनेटली ये कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, और जो आपके टैलेंटेड लोग होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या जल्द या देर उनको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। तो क्राइटेरिया परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया होना चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया होगा तो मोस्ट ऑफ द स्टाफ जो है वो सेटिस्फाइड होगा एंड डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ यूनिट इंटीग्रेशन। इट मीन्स कि आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन होगी एंड इफ दे सपोर्ट ईच अदर देन दे कैन परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना काम करे और दूसरों को सपोर्ट ना करे और या उनके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो। तो इट इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ओपन सिस्टम्स फोकस, जैसे कि स्टार्ट में बात की कि सिस्टम्स फिलॉसफी होनी चाहिए, सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए चीज़ों को। तो डिफरेंट जो आउटसाइड चेंजेस हैं वो कैसे आपके प्रोजेक्ट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे अफेक्ट करेंगी इफ़ यू जज दोज आउटसाइड चेंजेस, और इफेक्टिव आप उसके मैयज़ लेते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। पीपल फोकस मीन्स के एक तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होती हैं लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स की नीड भी होती हैं। जैसे पहले हमने एचआर में बात की थी, एचआर के फ्रेम में, कि पीपल नीड्स और ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को बैलेंस करना होता है। तो इसी तरह से पीपल नीड्स इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडिविजुअल की नीड्स हैं, और हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन एड्रेस और मैनेज दोज नीड्स। तो अगर आपका जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल्स की नीड को कैटर करती है, रीजनेबल वे में उनको एड्रेस करती है, तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो टीम मेंबर्स जो हैं, उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी और वो रिटेन करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड डेफिनेटली इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल्स मीन के हाउ यू आर यूजिंग द अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से लोगों को डील किया जा रहा है, कौन लोग किस तरह से किसको आंसरेबल है, और डेफिनेटली हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो भी सही नहीं होती ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और बिल्कुल भी सबको नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगर एक बैलेंस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से रन हो सकती है या अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकती है। द फाइनल वन इज मीन एंड्स ओरिएंटेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के वी मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें रिजल्ट्स के ऊपर देखना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोसेसेस के ऊपर देखती है और टूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और रिजल्ट्स को नहीं देखती कि व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रोसेसेस को और टूल्स और टेक्निक्स को जो है टोटली इग्नोर कर दिया जाए। In this subject, we are focusing on the same concept कि we have to understand the proper processes, standards, techniques, and how to apply these processes and techniques in
any specific organization. तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए. अगेन प्रोसेसेस और टूल्स को किस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है लेके चलना है और क्या आउटकम्स होंगी, इसको जब बैलेंस होगा इसके बीच में तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स होंगे. अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की. और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं. और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए. आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि द फर्स्ट कैटेगरी इज those stakeholders that are directly involved in the project. वो सबसे की स्टेक होल्डर्स हैं. एंड डेफिनेटली जो टॉप आपकी जो मैनेजमेंट है या जो आपका जो की स्पॉन्सर है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर. लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल लोग भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. एंड क्वाइट पॉसिबल कि वो डायरेक्टली जो है आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड दे ऑलवेज डिफरेंट मींस आई मीन कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनके दरमियान रिसोर्सेज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है या वो रिसोर्सेज लेना चाह रहे होते हैं. तो कोई भी एक प्रोजेक्ट दूसरे ग्रुप को या दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है. तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हैं प्रोजेक्ट के अंदर, दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स. और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपोनेंट्स भी किसी भी प्रोजेक्ट के जो है वो स्टेक होल्डर होते हैं. और कंपटीशन होता है फॉर डिफरेंट लिमिटेड रिसोर्सेज और यूटिलाइज करने होते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर. और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनका डिफरेंट लेवल होता है कि वो किस हद तक इन्फ्लुएंशियल हैं. तो इस चीज़ को मैनेज करना ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट है. और इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का रोल भी है कि वो कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, प्रोजेक्ट टीम्स के साथ और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. और टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट भी इसके अंदर क्वाइट इम्पॉर्टेंट है. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि टॉप जो मैनेजमेंट है उसकी, क्योंकि वो की स्टेक होल्डर भी है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, और कैसे वो इफेक्टिवली जो है रोल प्ले कर सकते हैं इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. तो फर्स्ट वन इज कि जो भी टॉप मैनेजमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को जो एडिकेट रिसोर्सेज चाहिए वो एडिकेट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं. इफ टॉप मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एडिकेट रिसोर्सेज एट सम स्पेसिफिक टाइम, जिस टाइम के ऊपर आपको वो रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा. डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के साथ, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन चाहिए होती है. सो टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू आस्क अदर डिपार्टमेंट्स टू कोऑपरेट विद द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजर. इसी तरह से समटाइम्स आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं दे आर नॉट क्वाइट गुड इन देयर लीडरशिप रोल. लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर शायद इतने अच्छे नहीं हो, टेक्निकली या मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे हों, लेकिन उस तरह से लीड ना कर सकते हो टीम को या लोगों को. सो समटाइम्स टॉप मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स या ऐसे टीम मेंबर्स दे नीड ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, और उनके लिए टॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग अरेंज करें. सिमिलरली टॉप मैनेजमेंट का ये भी रोल है कि जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और टूल, उनको किस तरह से इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज किया जाए, और उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट की जो सपोर्ट है उसी के थ्रू ही हो सकती है. देन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है
ये इस तरह के ऑफिस होते हैं या डिपार्टमेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट को चाहिए, मतलब एक और तरह से टॉप मैनेजमेंट की ये सपोर्ट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट ऑफिस होना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, उसी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होता है और उसके अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं और डिफरेंट फेजेस के अपने स्पेसिफिक टाइटल हो सकते हैं और हर डिफरेंट फेज के ऊपर, स्पेसिफिक फेज के ऊपर डिफरेंट तरह के टास्क होंगे और डिफरेंट तरह के डिलीवरेबल्स होंगे और डेफिनेटली डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम और ह्यूमन रिसोर्स हमें उनको चाहिए होंगे डिफरेंट फेजेस के ऊपर। अगर हम बात करें कि अर्ली फेजेस की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, तो अर्ली फेजेस के अंदर जो फोकस होता है वो ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर होता है और उसके अंदर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, लेकिन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ क्वाइट हाई क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट्स उस तरह से स्पेसिफाई नहीं होती और भी बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो क्लियरली डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं हुए होते हैं, तो इसीलिए लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी उसमें ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें स्टेक होल्डर के इन्फ्लुएंस की, तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर या अर्ली फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टेक होल्डर के इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि चेंजेस करना at early phases it is easier as compared to any change at later stage। तो changes को address किया जा सकता है in terms of scope और in terms of other requirements, लेकिन जैसे जैसे project execute होता है तो वैसे वैसे change को address करना मुश्किल हो जाता है। अब middle phases के अंदर देखें तो जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी होता है वो कम हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस होता है प्रोजेक्ट की, तो ऑब्वियसली वी नीड मोर रिसोर्सेज। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे रिसोर्सेज वैसे वैसे हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। और अगर हम फाइनल फेज़ की बात करें किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, तो ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखना होता है कि किस हद तक अचीव किया दैट वी सेट इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और हमें फॉर्मल कस्टमर अप्रूवल लेनी होती है या हमें फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेनी होती है फ्रॉम द मेन स्पॉन्सर। जो भी उस प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर या कस्टमर होता है, वी नीड फॉर्मल अप्रूवल। डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है डिफरेंट तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं इन फेजेस को। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक इन जनरल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में देखिए इस फिगर को, जो कि पेज नंबर 58 से ली गई है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक से। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 phases। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट, देन डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोज आउट। और इसको एक और तरह से भी क्लासीफाई किया गया है कि जो फर्स्ट 2 phases हैं वो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी से ज़्यादा रिलेटेड हैं और जो सेकंड 2 phases हैं, आखिरी जो 2 phases हैं वो प्रोजेक्ट एक्विजिशन से उसके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की हेडिंग में आ सकती हैं। नीचे अगर देखें आप कि किस तरह की डिफरेंट डिलीवरेबल्स हो सकते हैं हर फेज के ऊपर। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फेज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। बिजनेस केस की बात कर रहे हैं, आइदर इट इज फिजिबल टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट और टेक दिस प्रोजेक्ट और नॉट। और प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं जो कि काफ़ी वैरी करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से। और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये जो WBS लिखा है, हम वर्क ब्रेकडाउन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, इसको हम फर्दर आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।
फ़िलहाल यहाँ पे ये समझ लेना ज़रूरी है कि डिफरेंट टास्क और सब टास्क में प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है. When we talk about the development, we are talking about the management plans, और हम डिफरेंट तरह के प्लान्स बनाते हैं, स्कोप प्लान, टाइम प्लान और इसी तरह से कॉस्ट प्लान. लेकिन एक इन जनरल हमारे पास जो प्लान होता है जिसके अंदर सारे इस तरह के मैनेजमेंट प्लान होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. और इसके अंदर ज़्यादा एक्यूरेट जो हमारे पास बजट्स होते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं और 3 लेवल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तक हम इस फेज़ के ऊपर जाते हैं. इम्प्लीमेंटेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ या टास्क, और इसके अंदर देखें कि एग्जैक्ट या डेफिनेटिव कॉस्ट होते हैं हमारे पास, और हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, स्टेटस रिपोर्ट्स अपडेट होती हैं और इस तरह की डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं. जब हम बात करते हैं क्लोज आउट की, तो क्लोज आउट के ऊपर हमारे टास्क या हमारा जो काम या प्रोजेक्ट है दैट इज़ टूवर्ड्स कंप्लीशन, हम उसको कंप्लीट करते हैं. और वी आल्सो डॉक्यूमेंट कि हमने क्या कुछ लर्न किया, और डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है. और इसके साथ साथ क्या होता है, फॉर्मल अप्रूवल होती है फ्रॉम द कस्टमर. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होती है, और ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो प्रोजेक्ट मल्टीपल होंगे लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो एक आएगी. तो इसी तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में या सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे भी देख सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं. और ये पहले ही आपने डिटेल में इनको देखा है कि अगर हम प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल की बात करें तो वाटरफॉल, स्पाइरल और इंक्रीमेंटल मॉडल्स जो हैं ये प्रेडिक्टिव हमारे पास मॉडल्स हैं, इन विच वी हैव वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, वी मे से द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, और फिर हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर फर्दर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. लेकिन जो आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज़ अडॉप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसके अंदर डिफरेंट एजाइल मेथड्स हैं जो कि जिसके अंदर हमारे शॉर्ट टर्म जो है वो आइट्रेशंस होती हैं और प्लान्स होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्पेसिफाई होती चली जाती हैं या उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट रिव्यू की, और मैनेजमेंट रिव्यू क्यों ज़रूरी है. ठीक है, यह वाई वी नीड मैनेजमेंट रिव्यूज़. जब हमने बात की कि डिफरेंट फेजेस हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, तो हर प्रोजेक्ट फेज के ऊपर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं. सो टू मैनेज दोज एक्टिविटीज़ वी हैव टू हैव मैनेजमेंट रिव्यूज़. और ख़ास तौर पे जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये और ज़्यादा कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं और इसमें हमें और ज़्यादा जो है मैनेजमेंट रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है. किस तरह से मैनेजमेंट रिव्यूज़ हो सकते हैं. स्टेटस रिव्यू रिपोर्ट्स होती हैं और वो एट द एंड ऑफ ईच फेज़ होती है, और उसको हम फेज़ एग्जिट्स और किल पॉइंट्स भी कहते हैं. एंड वी ट्राई टू एवेलुएट द प्रोग्रेस, पोटेंशियल सक्सेस, कितना कुछ हमने काम कर लिया है, क्या हमारे चांसेस हैं कि हम ऑन टाइम जो है या वो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको अचीव कर पाएंगे. सिमिलरली हम हर फेज़ के ऊपर ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनके साथ किस हद तक कंपैटिबल है हमारे जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है, जो अब तक जो हमने काम किया है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या इनलाइन करने की ज़रूरत है विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कहीं हम डी ट्रैक तो नहीं हो गए. इसी तरह से सिस्टम्स व्यू की बात करते हैं, ब्रॉडर एक पिक्चर में देखते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को. और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि रादर दैन के वी वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी स्पेसिफिक फेज, वी शुड हैव
frequent reviews during the activities of that specific phase. और इससे ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि अगर हम लास्ट मिनट का इंतज़ार करेंगे और आखिर में फ़ेज़ को जो है वो फ़ेज़ के आखिर में देखेंगे कि क्या कुछ हमने गेन किया या क्या लूज़ किया, तो उससे बेहतर है कि हम ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़, जब वो कोई फ़ेज़ एग्जीक्यूट हो रही है, तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देख लें। अगर हम आईटी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कम्प्लेक्स है नेचर में, लेकिन क्यों कम्प्लेक्स हैं? वाई आई एम सेइंग आईटी प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लेक्स इन नेचर। प्रोजेक्ट स्केल से क्या मुराद है? प्रोजेक्ट स्केल मीन्स के कोई छोटी सी एप्लीकेशन भी हो सकती है, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन। इधर से ये स्केल वाला दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो पहली जो करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि आईटी प्रोजेक्ट्स कम्प्लेक्स होते हैं, दैट इज़ द स्केल ऑफ द आईटी प्रोजेक्ट। कोई स्मॉल स्केल एप्लीकेशन हो सकती है, कोई मोबाइल गेम हो सकती है जो कि मे बी के इन कपल ऑफ डेज बन जाए, लेकिन दूसरे एंड पे देखें तो इसके एक्सट्रीम ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि आप जो है न्यूक्लियर प्लांट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें और आपका प्रोजेक्ट जो है वो न्यूक्लियर प्लांट के लिए होगा, तो डेफिनेटली टोटली डिफरेंट सिनेरियोज हैं दो। इसी तरह से डोमेन्स डिफरेंट हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक गेम की डेवलपमेंट है जो कि जस्ट फॉर फन है, और दूसरी तरफ एक एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो डिफरेंट डोमेन्स हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर की डोमेन है, और डिफरेंट जो है हमारे पास रियल लाइफ की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको उनके लिए डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस चाहिए, तो डेफिनेटली डोमेन्स वैरी करती हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरह से प्रोडक्ट्स भी वैरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट जो होगा उसके एंड के ऊपर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपके डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी तो आईटी प्रोजेक्ट है कि आपने कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए क्या कुछ इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स चाहिए, तो ये भी डिफरेंट जो है डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वैरी करती हैं। इवन एक रिसर्च रिपोर्ट कोई जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपकी प्रोडक्ट हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंट तरह की रिसोर्सेज चाहिए होते हैं आपको। ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है जो कि सबसे मेजर रिसोर्स है, और उसके विद डिफरेंट स्किल सेट, और इसी तरह से और डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज जैसे डिफरेंट तरह के हार्डवेयर चाहिए होते हैं, और मुख्तलिफ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं जो कि चाहिए होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम करते हैं, तो डिफरेंट डोमेन्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज चाहिए आपको। टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी आए रोज़ चेंज होती रहती है, तो डिफरेंट जो इनोवेशंस हैं वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं टूवर्ड्स द कम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे आईटी प्रोजेक्ट्स की नेचर भी चेंज होती जा रही है। और फाइनली टीम मेंबर्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो है एक स्पेसिफिक आईटी प्रोजेक्ट के अंदर या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के साथ कोई बंदा आईटी प्रोजेक्ट के ऊपर या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हो, इसी तरह से कोई आर्ट के बैकग्राउंड के साथ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा हो, तो डिफरेंट तरह के लोग जो कि डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स रखते हैं, उनकी वजह से उनको डील करना, उनको मैनेज करना, उनके साथ एक दूसरे का और मैनेजर का जो उसका रिलेशनशिप है, ये इसको कम्प्लेक्स बनाता है। आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं कि क्या कुछ हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो लर्न किए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट द सिस्टम्स फिलॉसफी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स आर नॉट रन or executed in isolation, so we have to have a broader picture of organization, inside environment and outside environment। और उसके अंदर हमने देखा कि 3 डिफरेंट तरह के स्फीयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और हमें 3 डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को सामने रखना होता है जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। और वो 3 डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं।
इसी तरह से हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स की बात की कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं या अफेक्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को, ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल और सिंबॉलिक फ्रेम को डिस्कस किया, और फर्दर डिटेल में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखा कि क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं और मिक्स ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट। और फिर हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात की कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसी तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, और उसकी हमने एक इन जनरल जो पॉसिबल फेजेस हो सकती हैं उनको डिस्कस किया, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोज आउट, ये 4 फेजेस हैं। और अब हम अगले लेक्चर के अंदर कुछ और मज़ीद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आईटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि क्या रिसेंट चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।